नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस बीच हमारी उत्तराखंड परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज चल रही है, जो बहुत जल्द आप लोगों को ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित जो चैप्टर है वो खत्म देखने को मिलेगा। उसके बाद अन्य जो सभी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों पर भी हम बात करने वाले हैं। तो हम लोग ऑनलाइनर के माध्यम से चल रहे हैं, लेकिन डिटेल वाइज हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो हमारे 14 से 15 वीडियोज़ अभी तक निकल चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से भी उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लोग हिंदी की राजपाल सिंह सर की जो सीरीज है उसको अगर देखना चाह रहे हैं तो राजपाल सिंह सर की जो बुक है उसको हमने हिंदी कवर किया हुआ है, जिसमें थ्योरी सेशन और एमसीक्यूज फॉर्मेट पे दोनों ही माध्यम से बुक को कवर कर दिया गया है, यानी कि कंप्लीट चैप्टर के माध्यम से हमने उसको ख़त्म किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उस सीरीज को तो दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से उन वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आज का जो सेशन है हम शुरू करने वाले हैं फिर से ऐतिहासिक अध्ययन में गढ़वाल में जो परमार शासक हमारे चल रहे थे उनसे संबंधित। आज की वीडियो में हम लगभग परमार शासकों को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम जो ब्रिटिश शासन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है और सेशन का 211वां क्वेश्चन है कि गोरखाओं को पराजित करने के लिए किस गढ़वाल नरेश ने अंग्रेजों से मदद मांगी थी। तो दोस्तों, गोरखाओं को पराजित करने के लिए गढ़वाल का जो उस समय शासक चल रहा था, यानी कि गढ़वाल जो नरेश था, वो सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से मदद मांगी जाती है। अगर सुदर्शन शाह की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, इनका जो कार्यकाल है वो आपका 1815 से लेके 1859 तक देखने को मिलता है। अगर इस बीच देखा जाए तो दोस्तों, अंग्रेजों ने इस पर 7 लाख रुपये न देने के आरोप में श्रीनगर का जो क्षेत्र है उसको अपने अधीन कर लिया जाता है, जो पूर्वी क्षेत्र था उत्तराखंड का। और सुदर्शन शाह को अगर देखा जाए तो दोस्तों 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को ये अपनी राजधानी भी बना लेते हैं। इससे पहले श्रीनगर राजधानी थी, लेकिन 28 दिसंबर 1815 को ये जो अपनी राजधानी है वो श्रीनगर से ये अपना टिहरी को स्थानांतरित कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, टिहरी जो नगर है, टिहरी नगर की जो राशि है वो सिंह राशि है। आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। टिहरी नगर की अगर राशि क्या है अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो दोस्तों सिंह राशि टिहरी नगर की देखने को मिलती है। दोस्तों, सुदर्शन शाह ने टिहरी में 700 रुपये से छोटे छोटे घर बनाए और उन पर रहने का प्रबंध वहाँ पर कराया गया, और टिहरी राज्य स्थापना दिवस को रेस्टोरेंट डे के रूप में भी मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है। अगर देखा जाए दोस्तों, सुदर्शन शाह के जो मुख्य कार्य थे उन्होंने क्या किया कि 1804 से 1814 ईस्वी तक जो कनखल, ज्वालापुर, हरिद्वार में ये वहाँ पर अपना इन्होंने रैन बसेरा बनाया हुआ था। और बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की जो मुलाकात है वो कैप्टन हेयर सिंह से हुई थी। और 1817 में वे कुंवर प्रीतम शाह का आगमन टिहरी में हुआ, जिसे गोरखा सैनिक नेपाल ले गए प्रीतम शाह को। और 1820 में ब्रिटिश पर्यटक मूर क्राफ्ट टिहरी आया हुआ था। सुदर्शन शाह की अगर बात करें तो दोस्तों, सुदर्शन शाह एक कला प्रेमी कवि था, इसलिए सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि के रूप में भी जाना जाता है। यह कथन इसको मूर क्राफ्ट ने कहा है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कलाविदों का जो शिरोमणि है वो किस परमार शासक के लिए कहा गया और किसके द्वारा कहा गया। तो दोस्तों, कलाविदों का जो शिरोमणि है वो सुदर्शन शाह के लिए क्या कहा गया और किसके द्वारा अगर कहा गया तो दोस्तों मूर क्राफ्ट के द्वारा वो कहा जाता है। जो मूर क्राफ्ट है दोस्तों, ये टिहरी राज्य में हमारा ब्रिटिश एक एजेंट हो जाए 1820 ईस्वी में हमारे टिहरी राज्य में आता है, और कलाविदों का जो शिरोमणि है वो सुदर्शन शाह को एक उपाधि के रूप में देता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों, सुदर्शन शाह का जो विवाह है वो हिमाचल की खनीति ठाकुर की जो पुत्री है उनसे हुआ था, और 4 मार्च 1820 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से टिहरी राज्य, जो टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह के वंशजों का जो अधिकार है उसको स्वीकार ब्रिटिश जो अधिकारी हैं उनके द्वारा करा जाता है। 1859 ईस्वी में हमारा सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है। अब ध्यान रखिएगा, 1859 में सुदर्शन शाह की हमारी मृत्यु हो जाती है। अगर सुदर्शन शाह के जीवन प्रयत्न अगर उनके कार्य देखे जाए तो दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले टिहरी में एक भूमि बंदोबस्त कराया था, जो 1823 ईस्वी का भूमि बंदोबस्त था। अब टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त कब का था तो आप लोग याद रखिएगा, 1823 ईस्वी में पहला भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह के द्वारा कराया जाता है। और 1824 ईस्वी में रवाई परगने को टिहरी राज्य में शामिल किया गया था। ये भी आपका सुदर्शन शाह के कार्यकाल में ही करा गया था, ये उन्हीं के द्वारा किया गया एक कार्य भी देखने को मिलता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो दोस्तों, दिसंबर 1842 में टिहरी रियासत में ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं कमिश्नर को इनके द्वारा सौंपा गया था। 1848 में सुदर्शन शाह ने टिहरी में राजभवन बनाया था, जिसे पुराना दरबार के नाम से भी जाना जाता है अभी। तो पुराना दरबार की जो स्थापना है वो भी सुदर्शन शाह के द्वारा करी जाती है, कब, 1848 ईस्वी में। अगर देखा जाए तो दोस्तों, सुदर्शन शाह ने ग्रामों की जो व्यवस्था है वो भी करी, और उनके लिए कमीण और सयाणों की नियुक्ति भी वहाँ पर करी थी। राजस्व व धन एकत्रित करने के लिए कामदार नामक एक अधिकारी उनके द्वारा नियुक्त करा गया था। अजबराम ने सुदर्शन शाह को दाता, ज्ञाता और सूरमा भी कहा। अब दोस्तों, किसने सुदर्शन शाह को दाता, ज्ञाता और सूरमा कहा तो दोस्तों ये आप लोग याद रखेंगे, ये अजबराम ने कहा था।
अजबराम द्वारा इनको क्या कहा गया, दाता, ज्ञाता और सूरमा के रूप में इनको संबोधित करा गया। और दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हमारे प्रसिद्ध चित्रकार थे चैतू और माणकू, ये दोनों जो थे, ये दोनों ही सुदर्शन शाह के दरबार में रहने वाले हमारे चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो चैतू और माणकू कलाकार को आश्रय देने का जो श्रेय जाता है वो भी हमारा सुदर्शन शाह को जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों सुदर्शन शाह ने अपने आप को सूरत कवि के नाम से भी संबोधित किया है, और टिहरी की जो जनता है वो राजा सुदर्शन शाह को बोलंदा बद्रीस भी कहती थी। अब बोलंदा बद्रीस किसको कहा जाता था, टिहरी राज्य की जो जनता है उसके द्वारा सुदर्शन शाह को कहा जाता है। और जो आपका सुदर्शन शाह है, इसने अंग्रेज अधिकारी फ्राइडन की रक्षा की किससे, बाघ से करी जाती है इसके द्वारा। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सुदर्शन शाह द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की बाघ से सुरक्षा करी गई थी। तो दोस्तों ये आपका फ्राइडन नामक एक अंग्रेज अधिकारी था जिसकी सुरक्षा सुदर्शन शाह द्वारा करी गई थी। अगर वहीं देखा जाए तो दोस्तों सुदर्शन शाह द्वारा एक सूरत नाम से, सूरत कवि ये खुद को बोलते थे, तो सूरत नाम से इनकी एक ग्रंथ देखने को मिलता है जिसे हम सभासार ग्रंथ के रूप में जानते हैं। सभासार ग्रंथ, इससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा कि सभासार नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है, तो ये सुदर्शन शाह के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों जो सभासार ग्रंथ है इसकी रचना 7 खंडों में करी जाती है, और सभासार ग्रंथ में ब्रज भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो जो सभासार ग्रंथ है इसके लेखक या फिर ये सूरत कवि के नाम से किसे जाना जाता है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सुदर्शन शाह आप लोग आंसर करेंगे। तो देखिएगा उसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह के गढ़वाल का कितना भाग धोखे से हड़प लिया था। अब दोस्तों देखा जाए तो लगभग पूर्वी भाग जो आपका देखने को मिला था, जो श्रीनगर वाला क्षेत्र था, उसको ही पूरा हड़प लिया था। तो कहीं ना कहीं 7 लाख रुपए देने का आरोप लगाकर अंग्रेजों द्वारा उनको हड़पा गया था। तो पूर्वी जो भाग था हमारा श्रीनगर वाला जो क्षेत्र था उसको अंग्रेजों द्वारा हड़प दिया गया था। फिर देखिएगा नेपाल सरकार द्वारा संगौली की संधि कब स्वीकार की गई। तो दोस्तों नेपाल सरकार द्वारा संगौली की जो संधि है वो आपकी 4 मार्च 1816 को स्वीकार करी जाती है। अगर दोस्तों संगौली की संधि को देखा जाए तो सबसे पहले तो देखेंगे कि जब हमारा आक्रमण चल रहा था अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य, तो जब अंग्रेजों के साथ टकराव प्रारंभ हुआ उस समय नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे वो भीमसेन थापा थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे वो भीमसेन थापा थे, आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों उस समय होता क्या है कि जो भीमसेन थापा हैं ने विस्तारवादी नीति का एक अनुसरण किया था। भीमसेन थापा ने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया था। उन्होंने अंग्रेजों को गोरखपुर से 200 ग्राम छीने। अब 200 ग्राम छीने तो तात्कालिक जो गोरखा वो अंग्रेज युद्ध था उसके कारण गोरखपुर का बुटवल प्रांत हो गया। उसके बाद जो नेपालियों के साथ विवादित इलाके के बारे में समझौता करने के लिए अंग्रेजों ने मेजर ब्रेड शाह को चुन लिया। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स का दूसरा नाम लॉर्ड मायरो भी था। लॉर्ड मायरो ने नवंबर 1814 को गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और फौज को 4 भागों में बांट दिया। अब दोस्तों जो मेजर हमारे मारले थे, जनरल मारले थे, उनको बिहार के रास्ते नेपाल काठमांडू पर आक्रमण करवाया गया, और जो मेजर जनरल वुड थे उनको गोरखपुर के आक्रमण करवाया गया, और जो मेजर जनरल जिलेस्पी थे उनको जो देहरादून खलंगा किला है उस पर आक्रमण करवाया गया। और जो चौथा आपका प्रांत जो देखने को मिलता था, जो चौथी हमारी टुकड़ी थी, उसने मेजर जनरल ऑक्टर लोनी ने सतलज नदी के तट से लेकर जो हमारे गोरखा सैनिक थे उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या कि देहरादून के जो कलंगा किला है वहाँ पर नालापानी किले पर सबसे पहले हमला किया गया, जहां गोरखाओं का नेतृत्व बलभद्र सिंह थापा ने वहां पर किया, और 24 अक्टूबर 1814 ईस्वी को ब्रिटिश सेना दून घाटी को पहुंच गई, और 31 अक्टूबर 1814 ईस्वी में कर्नल जिलेस्पी नालापानी दुर्ग में मारा गया। अगर देखा जाए तो 30 नवंबर 1814 ईस्वी में अंग्रेजों ने खलंगा दुर्ग पर बमबारी कर दी, और ब्रिटिश जनरलों के योग्यतम सेनापति जो ऑक्टर लोनी थे उस समय उनका नेतृत्व वहाँ पर चल रहा था, और अमर सिंह थापा का पुत्र रणजोर सिंह थापा वहाँ से युद्ध का सामना कर रहा था। और जो गोरखा सैनिक थे दोस्तों उनमें प्रमुख जो अमर सिंह थापा थे और रणजोर सिंह थापा थे, हस्तिदल चौतरिया, बमसा और चामू भंडारी आदि लोगों की उसमें प्रमुखता होने की प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। और जो गार्डनर की सहायता के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कर्नल निकोलस के साथ प्रशिक्षित सेना को भी भेज दिया था, और 23 अप्रैल 1815 को गणनाथ डांडा के युद्ध में हस्तिदल चौतरिया मारा गया। अब दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये बहुत फेमस नाम है हस्तदल चौतरिया, तो हस्तदल चौतरिया किस युद्ध में मारा गया, तो गणनाथ डांडा के युद्ध में 1815 में होता है, ये 23 अप्रैल 1815 में होता है। तो गणनाथ डांडा के युद्ध में जो हस्तदल चौतरिया है वो मारा जाता है, और 25 अप्रैल 1815 में अंग्रेजों ने अल्मोड़ा जो क्षेत्र था उस पर भी हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि अल्मोड़ा जो क्षेत्र था उस समय भी गोरखाओं के अधीन में चल रहा था। तो 27 अप्रैल 1815 को गार्डर व बमसा के बीच संधि हुई, और 28 अप्रैल 1815 को बमसा व कर्नल निकोलस के बीच में संधि होती है। फिर देखा गया तो 15 मई 1815 ईस्वी में
मालवागढ़ की संधि अमर सिंह थापा व ऑक्टरलोनी के बीच होती है, और 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में गजराज मिश्र के साथ कर्नल ब्रेडशाह के बीच संगोली की संधि होती है। और गजराज मिश्र ने नेपाल नरेश रणबहादुर शाह हैं, उनके गुरु हुआ करते थे। और जो संगोली की संधि है वो बिहार के इस संधि के अनुसार टिहरी रियासत सुदर्शन शाह को प्रदान की गई और शेष को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया। अब नॉन रेगुलेशन प्रांत जो हमारा प्रांत है इसको खत्म कब किया गया, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिहरी रियासत में या फिर उत्तराखंड में नॉन रेगुलेशन प्रांत को कब खत्म करा गया। तो आप लोग याद रखिएगा 1891 ईस्वी में नॉन रेगुलेशन प्रांत को हमारा खत्म कर दिया जाता है, और सन 1901 से संयुक्त प्रांत आगरा अवध बनाकर तो उत्तराखंड का इसमें विलय कर दिया गया। और फरवरी 1816 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने नेपाल पर चढ़ाई कर दी, और 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने संगोली की संधि को स्वीकार कर दिया। तो ये 4 मार्च 1816 को हमें जानने के लिए इतना समय लगता है, क्योंकि इससे पहले के जो हुए युद्ध हैं, इससे पहले हुए जो हमारे प्रमुख जो युद्ध उसमें देखने को मिलते हैं कि क्या चीज़ें कब हुई थी, तो उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए ये चीज़ें देखनी जरूरी होती हैं। अच्छा दोस्तों, अगर देखा जाए हमने कल एक बात करी थी पुंगाड़ी कर पे, पुंगाड़ी कर जो कि मैंने कहा था कि एक भूमि कर था, तो इसमें किस पे लगता था अगर देखा जाए तो इससे लगभग 1.5 लाख आय होती थी। सैनिकों को वेतन इसी कर से दिया जाता था, यानी कि जिस भूमि पर 1.5 लाख की आय होती हो तो उस भूमि से सैनिकों को कर भी दिया जाता था, उसी को पुंगाड़ी कर के रूप में भी जाना जाता था। तो विशेष रूप से कल हमने इस पर डिस्कस नहीं किया था, तो आज हम बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो गोरखाकालीन जो कुशही नामक कर था दोस्तों, हमने कल बात करी थी लास्ट क्वेश्चन में, वो ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कर कुशही था। गोरखाओं ने चंद राजाओं द्वारा लगाए गए 36 रकम 32 कलम नामक अनेक करों को समाप्त कर दिया था। और देखा जाए तो दोस्तों गोरखा शासन में जो सेवा के बदले दी जाने वाली जो भूमि थी उसको मनोचौल कहा जाता था। टीका भेंट कर इनके द्वारा दिया जाता था, जो आपका शादी विवाह के समय देखने को मिलता था। मांगा कर था, जो प्रत्येक नौजवान को 1 रुपया मांगा कर लिया जाता था। वैसे टांड कर को देखा जाए तो दोस्तों बुनकरों से लिया जाने वाला टांड कर के रूप में जाना जाता था। तिमारी है जैसे सैनिकों को देई वेतन, जिसमें फौजदार के 4 आना तथा सूबेदार को 2 आना इसमें से मिलता था। सलामी एक प्रकार का नजराना कर था। मिझारी कर था, जो आपका शिल्पकर्मियों को ब्राह्मणों से लिया जाता था। और जैसे मौकर है, प्रति परिवार लगता था, चंद राजाओं ने भी इसको लगाया था। और जो सायर है तो सीमा व चुंगी कर के नाम सायर कर के रूप में जाना जाता था। मरो जिसके पुत्र नहीं होते थे तो उनको पुत्रहीन व्यक्ति को मरो कर उनसे लिया जाता था। घी कर जैसे दुधारू पशुओं से जो दूध निकलता था तो उनसे घी कर लिया जाता था। रहता कर जो गांव छोड़कर भाग गए लोग हैं उनसे रहता, और बहता कर जो छिपाई हुई संपत्ति को लगने वाला कर होता था उसको बहता कर कहते थे। और गोबर व पुछिया जैसे नामक 2 गोरखाकालीन कर भी देखने को मिले हैं। तो करों से संबंधित जो भी हैं, चाहे वो चंद शासनकाल के हैं या फिर परमार शासन के हैं, गोरखा शासन के हैं, उन सभी चीज़ों पर भी बात करेंगे। उससे पहले फोकस करते हैं फिर से आज के टॉपिक पे। और देखा गया तो सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी। तो दोस्तों सुदर्शन शाह ने जो अपनी राजधानी है उसको श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थानांतरित करी थी, जो कि आपकी 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को इनके द्वारा कराई जाती है। इससे पहले हम इस पर विशेष चर्चा कर चुके हैं। टिहरी रियासत की पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह के मध्य संधि कब करी। तो दोस्तों 4 मार्च 1820 के माध्यम से एक संधि होती है जिसमें टिहरी रियासत को सुदर्शन शाह को अंग्रेजों द्वारा सौंप दिया जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर देखिएगा टिहरी में पुराना दरबार नामक राजप्रसाद का निर्माण कराया गया। तो दोस्तों टिहरी में जो आपका पुराना दरबार है या फिर राज दरबार है, इसका जो निर्माण है ये किसके द्वारा करा जाता है, तो सुदर्शन शाह के द्वारा करा जाता है। जब सुदर्शन शाह पर हमने चर्चा करी थी तो मैंने आपको राज दरबार के बारे में पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं। फिर देखिएगा सुदर्शन शाह द्वारा रचित ग्रंथ सभासार में कितने भाग हैं। तो दोस्तों इसके 7 खंड देखने को हमें मिले थे, इससे पहले हमने इस पर भी चर्चा कर ली है। फिर देखिएगा कि इस पंवार शासक ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी। तो दोस्तों टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत करने वाला हमारा शासक था वो प्रताप शाह के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगर महाराजा प्रताप शाह के बारे में अगर देखें तो दोस्तों प्रताप शाह ने 1871 से लेके 1886 ईस्वी तक टिहरी राज्य पर अपना शासन किया। प्रताप शाह ने 1877 ईस्वी में प्रतापनगर नामक एक नगर की स्थापना भी करी थी। तो प्रतापनगर की स्थापना प्रताप शाह द्वारा कब करी जाती है, तो दोस्तों 1877 ईस्वी में करी जाती है, जो कि आपके जुलकर नदी के तट पर एक बसा हुआ शहर था। दोस्तों अगर देखा जाए तो टिहरी नगर में अंग्रेजी शिक्षा की नींव भी इनके द्वारा रखी जाती है। टिहरी नगर में प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना है वो भी आपके प्रताप शाह द्वारा करी जाती है। टिहरी जो नगर है उस पर सर्वप्रथम पुलिस विभाग की जो स्थापना है वो प्रताप शाह के द्वारा करी जाती है। 1873 ईस्वी में प्रताप शाह ने भूमि व्यवस्था की, जिसे जूला पैमाइश के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रताप शाह द्वारा भूमि व्यवस्था कब करी गई, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है या कब की गई, तो 1873 ईस्वी में करी गई, जिसको आपका जूला पैमाइश के नाम से भी जाना जाता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों प्रताप शाह ने राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त किया। इनके लिए कारदार की नियुक्ति भी उनके द्वारा करी गई। कारदार गढ़वाल रियासत में पटवारियों के समान एक अधिकारी होता था।
वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों टिहरी है, मसूरी है, श्रीनगर राजमार्ग जो है उसका निर्माण भी प्रताप शाह के द्वारा करा जाता है। प्रताप शाह ने 1883 ईस्वी में एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना की, जिसका नाम कीर्ति शाह ने प्रताप स्कूल भी रखा था। वहीं देखा गया तो दोस्तों टिहरी में प्रताप शाह ने न्यायालय भवन का निर्माण किया, जिसे चीफ कोर्ट के नाम से जाना गया। और 1876 में प्रताप शाह ने राजधानी में पहला खैराती छापाखाना स्थापित किया था। और प्रताप शाह के समय 1882 ईस्वी में लक्ष्मू कटहत के नेतृत्व में ढांढक आंदोलन भी हुआ था। तो दोस्तों ढांढक आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1882 ईस्वी में होता है। किसके समय पर होता है? तो प्रताप शाह के समय पर होता है। और किसके नेतृत्व में होता है? तो दोस्तों लक्ष्मू जो कटहत है उसके नेतृत्व में यहाँ पर एक ढांढक आंदोलन भी देखने को मिलता है। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों प्रताप शाह के 3 पुत्र थे। पहला पुत्र कीर्ति शाह, फिर विचित्र शाह, उसके बाद कुंवर सुरेंद्र शाह के रूप में जाना गया। कीर्ति शाह का राजा बनने का उल्लेख देखने को मिलता है, विचित्र शाह के बहुत से काम देखने को मिलते हैं, लेकिन कुंवर सुरेंद्र शाह का थोड़ा सा उल्लेख कम देखने को इतिहास में मिला हुआ है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे लिए है, कीर्ति शाह की जो संरक्षिका है वो कौन थी? तो दोस्तों कीर्ति शाह की जो संरक्षिका थी वो रानी गुलेरिया के रूप में जानी जाती है। अब संरक्षिका कहने का मतलब यह है कि प्रताप शाह की ये बीबी होती होगी। जब प्रताप शाह की बीबी होगी तभी तो जाके उसकी संरक्षिका के रूप में उसको जाना जाएगा। तो जो हमारे कीर्ति शाह थे उसकी जो संरक्षिका थी वो महारानी गुलेरिया थी। दोस्तों कीर्ति शाह का जो शासन है वो 1886 से लेके कहाँ तक देखने को मिलता है? 1913 तक। 1913 तक इनने अपना शासन टिहरी राज पर करा था। दोस्तों कीर्ति शाह ने अजमेर के मेयो कॉलेज की से शिक्षा प्राप्त करी थी। और 27 मई 1998 को कीर्ति शाह को संपूर्ण अधिकार जो टिहरी राज के लिए था वो उनको प्राप्त हो चुका था। अगर देखा जाए तो दोस्तों 1898 ईस्वी में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा, 1898 ईस्वी में गौरी सरकार कहने का मतलब है अंग्रेज सरकार ने कीर्ति शाह को कैंपेनियन ऑफ इंडियन की उपाधि भी दी थी। और वहीं देखा जाए तो दोस्तों 1900 ईस्वी में इंग्लैंड में इनको 11 तोपों की सलामी दी जाती है। और 1901 में इनको नाइट कमांडर की उपाधि से भी सम्मानित करा जाता है। अगर कीर्ति शाह ने तारादत्त गेराला को विधि परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। और वहीं कीर्ति शाह के समय 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए। कीर्ति शाह ने स्वामी रामतीर्थ को जापान में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भेजा था। और आगरा दरबार में वायसराय जो लैंसडाउन ने भारतीय नरेशों के सम्मुख कीर्ति शाह की बहुत प्रशंसा वहां पर की थी। और दिल्ली दरबार में 1903 में कीर्ति शाह को सर या फिर केसीआई की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। कीर्ति शाह ने अकबर के समान दीन इलाही धर्म तो नहीं चलाया, परंतु सर्वधर्म सम्मेलन के लिए एक सभा बुलाई थी, इसलिए उन्हें गढ़वाल का अकबर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों गढ़वाल का जो अकबर है वह आपका कीर्ति शाह के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता था तो दोस्तों अजयपाल के रूप में हम जानते हैं, तो उस चीज़ को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। दोस्तों अगर कीर्ति शाह के अगर मुख्य कार्यों को अगर देखा जाए तो कीर्ति शाह ने टिहरी में प्रताप स्कूल को उच्चीकृत किया था, जो कि प्रताप शाह के द्वारा एक स्कूल बनाया गया था, बुटवल प्रांत, जो आप लोगों ने देखा हुआ वर्नाकुलर मिडिल स्कूल, जिसका नाम प्रताप स्कूल भी कीर्ति शाह के द्वारा करा जाता है। तो कीर्ति शाह ने 1909 में हीविड संस्कृत पाठशाला की स्थापना करी। और टिहरी में कीर्ति शाह ने एक वेधशाला का निर्माण किया। कीर्ति शाह ने टिहरी में नगर पालिका की स्थापना करी। अब टिहरी नगर पालिका कब की है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टिहरी की जनता को पहली बार बिजली की जो सुविधा थी वो कीर्ति शाह के समय मिलती है। उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम खोला गया, जो टिहरी एक प्रेस खोला गया था उसमें। और टिहरी में कृषकों के कल्याण के लिए कृषि विभाग बैंक की स्थापना करी गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि बैंक की स्थापना कब करी गई थी? तो दोस्तों 1922 ईस्वी में कृषि बैंक की स्थापना करी जाती है। वहीं अगर देखा गया दोस्तों कीर्ति शाह ने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया। प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा करी गई थी? प्रताप शाह के द्वारा। लेकिन हिंदी टाइपराइटर की जो आविष्कार है वो आपका कीर्ति शाह के द्वारा करी जाती है। कीर्ति शाह ने टिहरी घंटाघर का निर्माण किया। जो घंटाघर है दोस्तों वो 1897 ईस्वी में वहाँ पर बनाया जाता है, जिसका निर्माणकर्ता कीर्ति शाह को माना जाता है। अच्छा दोस्तों, जो ये घंटाघर है इसका अगर हाइट देखा जाए तो दोस्तों लगभग 110 मीटर की हाइट पर ये देखने को मिलता है। और कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर की स्थापना करी थी। अगर कीर्तिनगर की स्थापना कीर्ति शाह के द्वारा कब करी जाती है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों 1894 ईस्वी में कीर्ति शाह द्वारा कीर्तिनगर की स्थापना की जाती है। कीर्ति शाह ने ही टिहरी में माइनर्स व सैंपर्स फोर्स का गठन भी करा हुआ था। फिर देखिएगा अगर बात करें दोस्तों कि टिहरी में हीविड संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की, तो दोस्तों टिहरी में जो हीविड संस्कृत पाठशाला है इसकी जो स्थापना है वो हमारा कीर्ति शाह द्वारा करी जाती है। अगर कब करी गई तो दोस्तों 1909 में करी गई। हीविड संस्कृत पाठशाला की स्थापना कीर्ति शाह ने कब करी थी? 1909 में। आप लोग इसको जरूर याद करेंगे। फिर देखिएगा कीर्ति शाह को अंग्रेजों द्वारा नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई? दोस्तों मैंने आपको सन इससे पहले भी बताया था कि नाइट कमांडर की जो उपाधि है वो इनको 1901 में दी जाती है। और ये अंग्रेजों द्वारा दी गई इनको एक उपाधि थी। कैंपेनियन ऑफ
इंडिया की उपाधि इनको 1898 ईस्वी में दी जाती है। और देखा जाए तो दोस्तों ये बहुत विद्वान शासक के रूप में जाने गए हैं। तो दिल्ली दरबार में भी इनको KCSI की उपाधि दी गई थी, जो कि 1903 में इनको प्रदान करी जाती है। अगर फिर बात करें तो देखिएगा कि नरेंद्र शाह ने राज को टिहरी से नरेंद्र नगर स्थानांतरित किया, तो कब किया था? तो दोस्तों 1925 ईस्वी में किया था। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें नरेंद्र शाह की, तो नरेंद्र शाह ने दोस्तों 1913 से लेकर 1946 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे उन्होंने शासन किया। इनकी जो संरक्षिका थी वो राजमाता नेपालिया के रूप में जानी जाती है। कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद नरेंद्र शाह अल्पवयस्क होने के कारण अपने संरक्षण के लिए संरक्षण समिति बनाई गई, जिसमें राजमाता नेपालिया उनकी संरक्षिका के रूप में जानी गई। और संरक्षण समिति में अंग्रेज अफसर जो सेमियर भी था, वो दूसरे सदस्य दीवान हरिकृष्ण रतोड़ी जी भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। नरेंद्र शाह का विवाह हिमाचल के कठुल रियासत की राजकुमारी सगी बहनों कमलेंदुमती व इंदुमती के साथ होता है। अक्टूबर 1919 में विजयदशमी के अवसर पर राज्याधिकार इनको मिलता है। तो क्वेश्चन इससे पहले एक बार पूछा गया था कि नरेंद्र शाह को राज्याधिकार कब दिया गया था? तो दोस्तों अक्टूबर 1919 में इनको राज्याधिकार दिया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इससे पहले एक बार ये पूछा जा चुका है। तो 1919 में इनको राज्याधिकार मिलता है, यानी कि अपने राज्य पर अधिकार करने का जो श्रेय है वो प्राप्त होता है। 1921 में दोस्तों नरेंद्र नगर की जो स्थापना है ये उनके द्वारा करी जाती है, और 1925 में राजधानी यहाँ पर स्थानांतरित करी जाती है। इसके लिए इस प्रक्रिया में उनके 30 लाख रुपए खर्च हो गए थे, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 1921 में ब्रिटिश सरकार ने CIE व 1931 में KCSI की जो उपाधि है वो नरेंद्र शाह को दी थी। और नरेंद्र शाह के समय 2 कलंकपूर्ण घटनाएं हुई थी। 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड, जो कि दीवान चक्रधर जुयाल द्वारा ये करा जाता है, और 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तिलाड़ी कांड किस शासक के समय पर हुआ था, या फिर श्रीदेव सुमन की जो मृत्यु है वो किस शासक के समय पर होती है? तो दोस्तों नरेंद्र शाह आप लोग याद रखेंगे। और 23 जनवरी 1939 को देहरादून में प्रजामंडल की जो स्थापना है ये भी हमारे नरेंद्र शाह के समय होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिएगा, अगर नरेंद्र शाह के कार्य देखें तो दोस्तों इन्होंने डोरी पैमाइश प्रथा का प्रयोग इनके द्वारा भी किया गया था। झूला पैमाइश किसके द्वारा किया गया था? आप लोग मुझे अब आंसर इसका देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। हरिकृष्ण रतोड़ी द्वारा नरेंद्र हिंदुला को टिहरी राज्य के सभी न्यायालयों में संहिता के रूप में प्रयोग किया गया, जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। नरेंद्र शाह ने शेरशाह सूरी की भांति अनेक सड़कों का निर्माण कराया। अतः गढ़वाल का शेरशाह सूरी किसको कहा जाता है? तो नरेंद्र शाह को गढ़वाल का शेरशाह सूरी के रूप में भी जाना जाता है। 1920 में राजा ने बरा व बेगार जैसे कुप्रथाओं को समाप्त किया, और 1920 ईस्वी में कृषि बैंक की स्थापना करी। तो दोस्तों 1920 ईस्वी में कृषि बैंक की स्थापना करी जाती है, जो कि नरेंद्र शाह के द्वारा देखने को मिलता है। 1923 ईस्वी को टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी जाती है। नरेंद्र शाह ने प्रताप स्कूल को इंटर कॉलेज भी बनाया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सन 1933 में कीर्ति शाह की स्मृति के रूप में 1 लाख रुपए इनके द्वारा दान दी जाती है, और इस राशि से यहाँ पर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना करी जाती है। बनारस विश्वविद्यालय में 1937 ईस्वी में LLD की उपाधि इनको मिलती है, और 1921 में प्रथम बार इनने जनगणना करवाई थी। तो दोस्तों टिहरी में प्रथम बार जनगणना किसके समय पर कराई गई? तो नरेंद्र शाह के टाइम पर कराई जाती है, और 1921 में करी जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों नरेंद्र शाह ने टिहरी में एक हाईकोर्ट की स्थापना करी, जिसकी स्थापना 1938 ईस्वी में बताई गई है। और इसके जो प्रमुख न्यायाधीश है वो मुकंदी लाल के रूप में जाने जाते हैं, जो 1938 से 1943 तक रहे। टिहरी में 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना नरेंद्र शाह के द्वारा करी जाती है। 1939 में टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान पारित किया जाता है, और 1943 में टिहरी राज्य में टीका विधान भी पारित करा जाता है, जो कि नरेंद्र शाह के समय पर देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा, अगर बात करें कि टिहरी रियासत का भारत में विलय कब किया गया, तो दोस्तों टिहरी रियासत का जो भारत में विलय है वो 1 अगस्त 1949 को करा जाता है। वहीं अगर देखा जाए दोस्तों, एक क्वेश्चन जो छूट गया था, रवाई कांड 30 मई 1930 व श्रीदेव सुमन बलिदान 25 जुलाई 1944 की घटनाएं किसके समय पर होती हैं? तो दोस्तों ये हमारी नरेंद्र शाह के समय पर देखने वाली जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। इससे पहले हमने डिटेल में इस पर चर्चा करा था। अगर दोस्तों इसके बाद अगर बात करें तो हम लोग ब्रिटिश शासन शुरू करने वाले हैं, जो कि एक वन लाइनर फॉर्मेट में हम खत्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐतिहासिक अध्ययन को अभी क्लियर कर रहे हैं। ऐतिहासिक अध्ययन जो हमारा 3rd चैप्टर है उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे, लेकिन अभी हम वन लाइनर के फॉर्मेट में जितने हमसे हो पाते हैं उतना हम इस पर प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें, और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।